फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जीएस स्कूल पे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि करंट में अभी इंडिया का क्या इम्पोर्टेंट इशू चल रहा है देश और विदेश में, जिसमें से इम्पोर्टेंट है कि अभी जो फॉरेन मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर जी रसिया का विजिट पे हैं, वहाँ पे क्या डील हुई है, किस बात पे निगोशिएशन चल रहा है। चाइना इंडिया के बीच जो नया प्रेम जगा है, ये कितने दिनों तक चलेगा, इसके पीछे की कहानी क्या है, चाइना का वन चाइना पॉलिसी क्या है, और गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को क्या जिम्मेदारी मिली है विकसित भारत 2047 के मद्देनज़र, और किसानों की क्या समस्या, अभी फर्टिलाइज़र को लेके क्या इशू चल रहा है, और लास्ट में आर्टिकल 2 क्या है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से मनोबल मिलता है और मेहनत करने का मन है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला कि हमारे एस जयशंकर साहब जो अभी रसिया के विजिट पे, तो अभी रसिया के विजिट पे उनके जाने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कॉमर्स, ट्रेड। अभी जानते हैं कि हम लोग का अभी ट्रेड में अमेरिका से टैरिफ के कारण कुछ इम्बैलेंस हो चुका है, और जब दुनिया में दो गुट होते हैं, अगर आपका किसी एक गुट से थोड़ा उलझन होता है तो आप ऑब्वियसली दूसरे ग्रुप की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुकाव दिखाते हैं। तो अभी एस जयशंकर साहब रसिया में हैं। वहाँ पे जनरली वो 3 बातों पे डिस्कशन कर रहे हैं। एक, जो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस रसिया के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया 2021 के बाद, उसके बारे में। दूसरा, भारत EU यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का मेंबर बनना चाहता है, उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। तीसरा, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट के लिए 3 जो रूट है उसको बढ़ावा देना चाहता है। तो सबसे पहले ट्रेड इम्बैलेंस पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, अभी रसिया के साथ हम लोग का लगभग $68 बिलियन का ट्रेड है। 2021 में ये 7 बिलियन का था। तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे 4 सालों में लगभग 9 गुना बढ़ा। लेकिन 9 गुना तो बढ़ा, लेकिन इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है 2021 में रसिया के साथ 6 बिलियन का था, जो कि अब सीधे 55 बिलियन का हो गया है। और इसका मेजर कंट्रीब्यूशन जो है ऑयल है। याद करिए, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि भारत अभी रसिया से लगभग 50 से 60 बिलियन का ऑयल परचेज कर रहा था। तो जो ऑयल जो हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में रसिया से मंगाने लगे, इसके कारण ओवरऑल तो ट्रेड बढ़ा है, लेकिन भारत के लिए ये फायदेमंद नहीं है, क्योंकि रसिया के हित में ज़्यादा है। तो उस पर डिस्कशन हुआ कि कैसे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। अब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए डील तो चल ही रहा है रसिया से, उसके अलावे प्रयास किए जा रहे हैं। उसी में से अगला प्रयास है EU के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट 3 नए रूटों से कैसे होगा। तो EU क्या है? तो दोस्तों, यह यूरोपियन यूनियन जिस प्रकार है उसी तरह यह यूरोप और एशिया के 5 देशों का एक यूनियन है, जिसमें रसिया है, आपका कजाकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, ये आप छोटा सा आर्मेनिया देखते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान का जो लफड़ा चल रहा है, आर्मेनिया को भारत मिसाइल वगैरह सप्लाई करते हैं, डिफेंस आइटम सप्लाई करता है। और ये है बेलारूस। याद है, मैंने बताया था बेलारूस, यूक्रेन और रसिया, तीनों में स्लाव पॉपुलेशन जो है कीव के पास एकत्रित हुआ था। तो इसी से स्लाव पॉपुलेशन जो तीनों मेन है यही है। तो यूक्रेन से तो अभी इशू ही चल रहा है। तो रसिया, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान का 5 देशों का एक समूह है EU, जिसके साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। EU का ओवरऑल GDP देखा जाए तो लगभग 6 ट्रिलियन का है। तो भारत इसके साथ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, याद होगा आपको, मैंने अपने पुराने लेक्चर में बता भी रखा है कि कैसे भारत को अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है? तो मल्टीपल देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के साथ ही पॉसिबल है। तो उसी के तहत, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, ट्रेड डेफिसिट जो है रसिया से वो कम हो, तो उसी के तहत एक पहला स्टेप है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और उसका टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वो साइन हो चुका है, बन चुका है। टर्म ऑफ रेफरेंस मतलब कैसे कैसे किस किस पॉइंट में क्या टेक्निकलिटी रहेगी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, वो सब सारे बन चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है हमारे
एक्सपर्ट को डाइवर्सिफाई करने की बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड है लगभग। जो मैंने अमेरिका वाले इशू में जब बताया था, लेक्चर बनाया था, उसमें बताया था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कितना नेसेसरी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ईएयू के साथ हो गया। अब रसिया के साथ ही एक्सपोर्ट को बढ़ाने के, बिजनेस को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि 2030 तक हम लोग का टारगेट है 100 बिलियन अचीव करने के लिए रसिया के साथ, तो हम लोग 3 नए रूटों पे चाहते हैं कि इस रूट को और बढ़ावा मिले। पहला रूट है नॉर्थर्न सी रूट, ये हम लोग देखते हैं, ये जो है रेड। अब हमें इस प्लेस पे पहुंचना है रसिया के इस इलाके में, तो ये रेड जो है नॉर्थर्न सी रूट है, और ये ग्रीन जो है अभी अगर हम लोग जाते हैं तो इस रूट को फॉलो करते हुए, स्वेज कैनाल को फॉलो करते हुए इतना, और नॉर्थर्न रूट को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो ये रूट इतना है। इसके बेनिफिट भी है, एक तो रूट छोटा है, दूसरा ये है आर्कटिक रीजन से जाता है। अगर ये रूट डेवलप होता है, अभी भी इससे हमारा ट्रेड हो रहा है, लेकिन इसको और डेवलप करने का ऐसे फायदा है कि आर्कटिक रीजन में हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और आर्कटिक रीजन भारत के लिए बहुत चीज़ों में हेल्प कर सकता है अगर इसमें हमारी भागीदारी बढ़ती है तो। एक तो कि आर्कटिक रीजन में बहुत बड़े मात्रा में कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन ट्रैप्ड है, जो कि और हम लोग जानते हैं कि भारत जो है एनर्जी का बहुत बड़ा इम्पोर्टर है, तो अगर इसमें हमारी भागीदारी रही, अगर यहाँ से रिसर्च के द्वारा फ्यूचर में हाइड्रोकार्बन मिलता है तो भारत के लिए आसान होगा। एक तो रूट छोटा पड़ेगा तो इंपोर्ट कराना आसान, कम कॉस्ट, कम डे में पहुंचेगा, और दूसरा हमारी हिस्सेदारी इस रीजन में बढ़ेगी। हमारी इस रीजन के जो शेयर होल्डर हैं, स्टेक होल्डर हैं, उससे हमारी भागीदारी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगी। दूसरा, आर्कटिक ओशन को धरती का व्हाइट ब्लैंकेट कहा जाता है, मतलब ये सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों को रिफ्लेक्ट करती है, तो इसका भी इम्पोर्टेंस है। दूसरा, ये हिमालय, जिस प्रकार हिमालय में अभी बर्फ पिघलने का इशू हो रहा है, तो वैसा इशू यहाँ पे भी हो रहा है, तो साइंटिस्ट और रिसर्चर यहाँ स्टडी करके फिर पता लगाते हैं कि क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो आर्कटिक टेबल मैंने बताया भी था कि रसिया और अमेरिका भी चाहता है कि आर्कटिक कॉन्फ्रेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, उसका मीटिंग ज़्यादा हो, उस पर ज़्यादा चर्चा हो, ये पूरे वर्ल्ड के लिए फ़ायदेमंद है। तो एक नॉर्थर्न रूट हो गया। इसी नॉर्थर्न रूट का एक पार्ट है जो भारत के चेन्नई से लेके रसिया के व्लादिवोस्टोक तक जाता है, यहाँ से निकलेगा यहाँ तक, इसी नॉर्थ रूट का पार्ट है, तो उसको देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी कोई भी है, अभी रसिया के साथ जो हमारा मेजर इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, ये इस रूट के थ्रू होता है, यहाँ से यहाँ। लेकिन अगर हम चेन्नई से व्लादिवोस्टोक रूट पे अगर जोड़ दे, इसको ज़्यादा टेक्निकली इम्प्रूव इन्हेंस बनाए, तो ये रूट ऐसे पड़ेगा, बहुत ही छोटा रूट। रसिया के साथ डायरेक्ट मेरा इंटीग्रेशन होगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा। इसके साथ साथ चाइना जो साउथ चाइना सी में अपना दिखाता रहता है पावर, उसको भी हम चैलेंज करेंगे कि नहीं, ये कॉमन रीजन है, वर्ल्ड के लिए खुला होना चाहिए, ये इसका फायदा है। तीसरा फायदा होगा कि इसमें कॉस्ट जो है वो कम आएंगे। कॉस्ट कैसे कम आएगा, तो कॉस्ट कम आने का रीजन है कि इसमें जो अभी जो मैंने बताया था कि इस रूट से 40 दिन का समय लगता है, इस रूट से मात्र 16 दिन का समय लगेगा, तो लगभग हाफ डे लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम आएगा, इंटीग्रेशन बढ़ेगा। और ये मैरीटाइम, भारत का मैरीटाइम बिजनेस जो है टोटल वॉल्यूम का 95% और वैल्यू का 70%, मतलब अगर भारत 100 केजी, सपोज कि भारत 100 आइटम का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें से 95 जो है यही सी रूट के थ्रू होता है, और 100 रुपये का करता है तो उसमें 70 रुपया उसका वैल्यू होता है। यही कहने का मतलब कि 95% बाई वॉल्यूम, 70% बाई, तो जिस रूट के थ्रू हमारा मेजर बिजनेस है उसको हम लोग क्यों ना डेवलप करें। और खास के रसिया हमारा बहुत बड़ा पार्टनर होने वाला है, 2027 तक हम लोग 2030 तक 100 बिलियन का करना चाहते हैं, तो रूट तो हो, आसान रूट होने से कॉस्ट भी कम आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस भी हो पाएंगे। इसी रूट को चेन्नई से लेके व्लादिवोस्टोक तक जो है उसी को ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर भी कहा जाता है। 2 रूट हो गया। तीसरा रूट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब ये देखिए, स्वेज कैनाल तो हमेशा इसी से हो रहा है, उसी का 3 अल्टरनेट है।
एक तो इधर से यहाँ से करके नॉर्थर्न से आएंगे, नॉर्थर्न रूट जिसको बोले नॉर्थ सी रूट। दूसरा चेन्नई से लेके वाल्डी स्टॉक जो पिछले बताया यहाँ पे। और तीसरा ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये 2000 ईस्वी में इसका मतलब सोचा गया था कि ऐसा कोई रूट होना चाहिए। इस वीडियो में आपको पता लगे कैसा रूट है। तो दोस्तों जैसा वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे सबसे पहले हम लोग मुंबई से ईरान जाएंगे, ईरान से फिर अजरबैजान होते हुए यहाँ पे रसिया में आएंगे और फिर मॉस्को होते सेंट पीटर्सबर्ग। क्या मतलब बहुत ही एक कहते हैं स्ट्रेटजिक रूट है। तो इसके भी डेवलप की बात की गई है कि इतना बड़ा रूट फॉलो न करके ये सीधे रूट फॉलो कर लिया जाए, ईरान से जाया जाए यहाँ पे, यहाँ से, और इससे हमारे यूरोप तक का भी एक्सेस हो जाएगा, मध्य एशिया तक का भी एक्सेस हो जाएगा। तो इस तीनों रूट के डेवलपमेंट की बात हो रही है रसिया से। अब आगे का है कि चाइना, रसिया वाला हम लोग ने डिस्कशन कर लिया कि वहाँ पे जयशंकर साहब 3 चीज़ों के लिए है। एक ट्रेड इम्बैलेंस है, उसको कैसे कम किया जाए, और ट्रेड इम्बैलेंस करने के क्रम में जो रूट फाइंड होगा, 3 रूट नए जो है एग्जिस्टिंग उसको फिर से डेवलप करने की बात हो रही है, नए सिरे से नए टेक्नोलॉजी का यूज करके डेवलपमेंट की बात कर जा रही है। और तीसरा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का हिस्सा बन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आजकल मॉडर्न वर्ल्ड की मांग है दोस्तों। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे हम लोग को भी इकोनॉमी में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो बिना रिफॉर्म के हम लोग अभी जो वर्ल्ड में जो चल रहा है कम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कंडीशन है, उसमें सरवाइव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। हम लोग को रिफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है। अब चाइना की बात करते हैं दोस्तों। चाइना के साथ अभी हम लोगों ने देखा, हम लोग का नया नया प्रेम जग रहा है चाइना की तरफ से भी, हम लोग की तरफ से। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया भी था कि क्या यह ऑर्गेनिक लव है या ये समय की मांग है। उधर चाइना कहता है कि वन चाइना पॉलिसी को भारत ने मंजूरी दे दी। हालांकि कल भी मैंने बताया कि सबसे पहला देश भारत ही था 1949 में जिसने चाइना के वन चाइना पॉलिसी को मान्यता दी थी। तो आखिर ये वन चाइना पॉलिसी है क्या दोस्तों? आपको पता है कि डॉक्टर सन्यास सेन ने 1917-18 के आसपास चाइना में कोमितांग पार्टी की स्थापना की। उनके बाद वहाँ के शासक बने चंकाई शेक। तो चंकाई शेक ने कोमितांग पार्टी और जो यहाँ पे कम्युनिस्ट की सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी की था जिसकी स्थापना माओ सेंग तुंग ने की थी, दोनों की गठबंधन की सरकार चल रही थी। तो कोमितांग पार्टी का आगे चल के झुकाव हो गया कैपिटलिस्ट की तरफ, और माओ से तुंग को सपोर्ट था किसानों का। तो आगे चल के गृह युद्ध छिड़ जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिसमें माओ से तुंग कोमितांग पार्टी की चंकाई शेक को हरा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा देखिए आइलैंड है। जब चंकाई शेक हारते हैं तो क्या करते हैं, अपने फॉलोअर्स के साथ, कहा जाता है कि लगभग 50 लाख फॉलोअर्स के साथ वो यहाँ पे ताइवान चले गए। ठीक है, यहाँ जाके अपनी सरकार बनानी। अब चूंकि चाइना कम्युनिस्ट था, उस समय यूएसए का राज चलता था, तो यूएसए ने कहा कि नहीं, ये असली चाइना नहीं है, ये असली चाइना है। तो उसी समय से ताइवान और चाइना का इशू चल रहा है। ताइवान अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है, और जिस चाइना को हम लोग जानते हैं, हल्का गुंडा चाइना कह सकते हैं, वो पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो ये कहता है कि ये हमारा पार्ट है, और ये कहता है ये हमारा पार्ट है। यही दोनों में इशू है। और इशू किस लिए है कि चंकाई से को खदेड़ के भगा दिया था यहाँ पे, तभी से चाइना कहता है ये हमारा पार्ट है, ये कहता है ये हमारा पार्ट है। अमेरिका ने इसको मान्यता दी थी, बाद में जिमी कार्टर ने फिर चाइना को 1984 में मान्यता दे दिया कि नहीं नहीं, आप ही ओरिजिनल चाइना। तो अभी दुनिया के मैक्सिमम देशों का इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। दुनिया भारत की तरह अमेरिका भी कहता है कि इसके साथ हमारा इकोनॉमिक रिलेशन है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी रिलेशन है। तो ऐसा चलते रहता है जियोपॉलिटिक्स में।
तो यही वन चाइना पॉलिसी है। चाइना कहता है कि आप सभी ताइवान को चाइना का पार्ट मानिए, तो भारत का भी उससे मांग रहता है कि आप भी कश्मीर को भारत का पार्ट मानिए, लेकिन ये मानता नहीं है। ऊपर से कश्मीर को, ये हमारा पार्ट को कब्जा करके बैठा है, पाकिस्तान ने इसे गिफ्ट में कर दिया था। तो ये तो चाइना के साथ हमारा रिलेशन रहा। लेकिन अभी गलवान घाटी का इशू आपको पता ही होगा, 2020 में जब हुआ था, उसके बाद रिलेशन हमारे बहुत खराब हो गए। उसके बाद हम अमेरिका की तरफ थोड़ा झुकने लगे थे। अमेरिका ने भारत के साथ चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाए। लेकिन 2024 में जब आशंका थी कि हाँ ट्रंप जीतने वाले हैं और जीत भी गए, तब दोनों देश को पता था कि ट्रंप आते ही टैरिफ लगाएंगे। हालांकि भारत को लग रहा था कि चाइना को टारगेट बनाएंगे। तो दोनों देश अक्टूबर 2024 से रिश्ते पिघलने शुरू हो गए। और अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं। तो अभी समय की मांग के अनुसार दोनों देश क्लोज आ रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है। चाइना भी ने भी हमको बोला है कि हम फर्टिलाइजर पर रोक जो है, एम्बार्गो फर्टिलाइजर पे हो गया। उसके बाद रेयर अर्थ मटेरियल और टनल बोरिंग मशीन देखो टनल वगैरह बनाने में यूज होता है, तो चाइना ने उस पर रोक लगा रखी है। इसी कारण आगे हम लोग देखेंगे कि अभी भारत में फर्टिलाइजर का क्या स्थिति बना हुआ है, बहुत ही सीवियर स्कार्सिटी बना हुआ है। तो चाइना भी एग्रीमेंट हो गया कि हाँ हाँ तीनों पर एम्बार्गो जो है वो हम हटाएंगे और आसान करेंगे इसका एक्सपोर्ट। तो हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं, चाइना की भी ज़रूरत है। चाइना भी अभी भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है ताकि उसको एक बड़ा मार्केट मिले और अमेरिका से भारत को और दूर किया जा सके। तो ये सारे जियोपॉलिटिकल गेम हैं। तो चाइना के साथ अभी बात चल रही है, लेकिन क्या चाइना पर विश्वास किया जा सकता है? तो उसको देख लेते हैं कि चाइना का अभी हाल ही के दिनों में या पिछले 10 सालों में क्या हमारे प्रति रहा है उसका रवैया। तो चाइना के साथ जो 3-4 इशू हैं वो जब तक सॉल्व नहीं होंगे हमारा उसके प्रति आशंका बना रहेगा। सबसे पहला है कि लगातार चाइनीज जो है इनकर्शन हम लोग पे होते रहा है। 2013 में हुआ, 2014 में चुनार में, 2017 में डोकलाम में हुआ, 2020 में गलवान घाटी में क्या हुआ ये हम लोग जानते ही हैं। तो ये तो चाइना का भारत के प्रति नहीं, हर एक में, इधर साउथ चाइना सी में वो इनकर्शन करते रहता है, तो भारत के प्रति वो कुछ ज़्यादा ही आक्रामक रहता है। तो एक तो ये नीति चाइना की हमें प्रॉब्लम करती है। दूसरा, पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने और मिलिट्री ने भी बोला है कि हाँ रियल टाइम ये डाटा प्रोवाइड करवा रहा था पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए इसने और तुर्की ने। तो यहाँ पे तो हमसे ये बिजनेस डील करता है, लेकिन वहीं पे जब मिलिट्री कोऑपरेशन की बात आती है तो पाकिस्तान को हमारे खिलाफ जन्म के उकसाता है और यूज भी करता है। अपने मिसाइलों का इसने यहाँ पर एक तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन करवाया पाकिस्तान के थ्रू, एक इशू ये है। दूसरा, मेगा डैम जो ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना रहा है चाइना, उससे क्या लॉस होगा? हम लोग लोअर रिवेरियन सी में पढ़ते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा जल जमा कर लेगा तो ये कभी भी बाढ़ जो है ना, भारत में बाढ़ की स्थिति भारत में क्रिएट कर सकता है। जिस प्रकार भारत पाकिस्तान के तुलना में 5 नदी जो भारत से होके जाती है, तो वहाँ पे अभी पाकिस्तान पे जो प्रतिबंध लगाया है जल वाला, तो वैसा इशू चाइना का हम लोग के प्रति है। यहाँ पे पाकिस्तान हम लोग से नीचे है, तो हम पाकिस्तान के लिए थोड़ा निगेटिव पॉइंट है। सेम कंडीशन भारत के लिए, चाइना ऊपर है भारत नीचा है, तो यहाँ भारत के लिए निगेटिविटी है। तो इस पे चाइना से सपोर्ट चाहिए। तीसरा, आतंकवाद को जब भी बैन करने की बात आती है, चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है कि नहीं नहीं पाकिस्तान बहुत सही है, पाकिस्तान का कोई इशू हाथ नहीं है, एक इशू है। और तीसरा, एम्बार्गो एंड रियर अर्थ मटेरियल फर्टिलाइजर, ये सब इस पे चाइना कुछ अभी बोल रहा है कि हाँ ईज आउट करेंगे इसको, इस इशू को। तो इतने सारे हमारे चाइना से कंसर्न है, तो इन कंसर्न को रखते हुए आगे का ये फ्यूचर डिसाइड होगा, क्या हमारे चाइना से रिलेशन बन पाते हैं, ये सारा डिसाइड होगा। और भारत सरकार को ये एक एजेंडा पॉइंट में रखना होगा, चाइना से डिस्कस करना होगा कि इस पे आपका क्या स्टैंड है। क्या भारत सिर्फ ट्रेड के लिए फ्रेंड है? क्या मिलिट्री कोऑपरेशन पाकिस्तान को मिलता रहेगा?
पाकिस्तान में बैठे आतंकी के सरगनाओं को आप कब जेल में, इंटरनेशनल जेल में डलवाने में हेल्प करेंगे, सारा देश सपोर्ट करता है, उस समय आप खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये सभी एकदम सही है, साधु हैं, सीधे हैं। तो चाइना के साथ ये सब इशू बन रहे हैं। अब कुछ इंटरनल न्यूज है कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार 15 अगस्त में लाल किला से घोषणा किया था, ट्रंप के टैरिफ से भी दुखी होके कि 2000, और पहले से भी था हमारा नारा कि 2047 तक विकसित भारत बनेंगे। तो विकसित भारत कैसे बनेंगे? लगातार दोस्तों मैं अपने वीडियो से बोलते रहता हूँ कि हम लोग के देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म और एग्रीकल्चर रिफॉर्म बहुत ही जरूरी है। हम लोग बहुत पीछे हैं इस टर्म में। तो इन्होंने भी वादा किया था कि हाँ अब हम लोग 2047 तक विकसित भारत बनेंगे। इसी क्रम में स्टेप उठाया गया है कि होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को 2 कमिटी, जिसको कहते हैं इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, तो 2 कोर कमिटी बनाई गई। एक का हेड बनाया गया राजनाथ सिंह को, दूसरा अमित शाह को। अमित शाह जी है वो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखेंगे काम, और राजनाथ सिंह देखेंगे सोशल सेक्टर रिफॉर्म। अब ये दोनों कैसे कैसे काम करेंगे? तो अमित शाह जी के ग्रुप में 13 मिनिस्टर हैं। अब अमित शाह जी का ग्रुप करेगा कि जितना भी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर हैं सारे में कैसे रिफॉर्म लाए जाए, उसमें क्या चेंज किया जाए कि भारत दुनिया के मंच पे अपने आप को दिखा सके, हमारा डेवलपमेंट हो सके टेक्नोलॉजी में भी, इकोनॉमी में भी। तो इस सारे चीज को देखेंगे अमित शाह जी की कमेटी। और राजनाथ सिंह की कमेटी देखेगी सोशल सेक्टर रिफॉर्म, मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज होने चाहिए, हेल्थ सेक्टर में कैसे सुधार होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी को कैसे वर्ल्ड के लेवल पे लाया जाए। तो सोशल सेक्टर से रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म होंगे उनको राजनाथ सिंह जी की ग्रुप देखेगी, और इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने होंगे उसको अमित शाह जी की टीम देखेगी। और हर एक महीने एमपीआर होगा, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मतलब हर एक महीने आपने पिछले से क्या प्रोग्रेस किया है इसका रिपोर्ट इनको प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा। और 3 महीने के अंत तक, मतलब कह लीजिए कि 2025 के अंत तक इन दोनों आदमी को ये रोड मैप फाइनल देना पड़ेगा कि हाँ इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी में ये रोड मैप है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे और दुनिया में भारत का सबसे आगे पे रखेंगे, सबसे आगे भारत को पहुंचाएंगे। उसी तरह राजनाथ सिंह जी भी रोड मैप बताएंगे कि हाँ सोशल सेक्टर में क्या रोड मैप है, 3 महीने में ये फाइनल करके देंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप कहा जा सकता है। बहुत पहले ही इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए थी, थोड़े हम लोग लेट है, लेकिन चलो लेट से कम शुरुआत तो हुआ। 2047 से दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग को विकसित बनना है कभी भी 2047 में कभी भी, तो रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम लोग के यहाँ बहुत वही घिसी पिटी पुरानी तौर तकनीकी चल रही है सारे सेक्टर में, तो वो थोड़ा हम लोग को नया अपनाना पड़ेगा। और जब भी कोई नया चीज अपनाते हैं तो इशू क्रिएट होते ही हैं, तो हम लोग को भी वो देखना पड़ेगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे जब चाइना ने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पद्धति लाई थी माओ से तुंग ने, आपको याद होगा कि शुरू में बहुत बड़ा फेलियर था, बहुत डिजास्टर था, लगभग कहा जाता है कि 4 करोड़ आदमी मारे गए थे चाइना। लेकिन आगे चल के वही चाइना के लिए बूस्ट हुआ। मैंने बताया था जब चाइना और भारत के इकोनॉमी में बताया था कि कैसे चाइना की इकोनॉमी, वही ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के में जब सारे हाथ को काम मिला तो वही एक ह्यूमन कैपिटल बहुत बड़ा बढ़ गया था, जो कि 1980 में जब इकोनॉमी चाइना की ओपन हुई तो वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया। लेकिन भारत में ये बाद में आया तो भारत को लॉस सहना पड़ा, क्योंकि आते आते लेट हो गया इकोनॉमी रिफॉर्म। तब तक भारत चाइना प्रोडक्शन हब बन चुका था, भारत का इकोनॉमी ओपन हुआ तो यहाँ से सामान बनता था, भारत में सप्लाई होता था, मतलब चाइना प्रोडक्शन बन गया, ये कंज्यूमर बन गया। तो कोई भी रिफॉर्म होता है शुरुआती दिक्कतें आती ही है, तो हमें उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा बात दोस्तों, किसानों की हालत। अभी इस साल में मानसून जो है एवरेज से 2% अच्छा रहा है, मतलब सपोज कीजिए कि इसको 100 mm बारिश होना था तो ये 102 mm हुआ, मतलब उम्मीद से जो एवरेज होता है उससे 2% ज़्यादा है। लेकिन किसानों के लिए दुर्भाग्य की ये बात है कि इस बार बारिश अच्छी हुई, पानी का स्थिति सही है, तो फर्टिलाइजर का बहुत ही बड़ा स्कार्सिटी बना हुआ है।
दोस्तों खेती में हम लोग जानते हैं डीएपी और यूरिया कितना इम्पोर्टेंट है। डीएपी तो खैर का जब हम लोग बुआई करते हैं तब यूज होता है, लेकिन यूरिया का यूज पूरे फसल में एवरेज 2 से 3 बार होता ही है। यूरिया जरूरी होता है फसल के ग्रोथ के लिए। हम लोग को भी याद है जब आपके यहाँ गेहूं की खेती होती है, मक्के की खेती होती है, जितनी बार आप पटवन करते हैं उसके बाद यूरिया आदमी खेत में डालता है। तो मतलब यूरिया की खपत भारत में बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन है नहीं। तो एक डाटा के थ्रू हम लोग कंपेयर करेंगे कि 1 अगस्त 2024 को यूरिया का भारत में जो था 86 लाख टन था, अभी 37 लाख टन है दोस्तों, 50% से भी कम हो गया है। डीएपी 15 था, अब ये 13 हो गया है। एमओपी 8 से 6 हो गया है। कम्प्लेक्सेज जो होते हैं वो 46 से 34 हो गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगस्त 2024 के तुलना में अगस्त 2025 में फर्टिलाइजर की क्या स्थिति है। बहुत ही बड़ा स्कार्सिटी है। देश भर से न्यूज आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यूपी, हरियाणा, कि वहाँ किसानों के लंबे लंबे लाइन पीएससी पे लग रहे हैं। ओपन जो दुकान है उस पे लंबे लंबे लाइन लगे हुए हैं। जो सरकार द्वारा रेट फिक्स है उससे ज़्यादा पे फर्टिलाइजर किसानों को उपलब्ध दुकानदार करवाते हैं अपना ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू। किसानों का ये भी आरोप है कि फर्टिलाइजर का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। तो वो ब्लैक मार्केट वाले फ़ायदा उठा रहे हैं कि चाइना का एम्बार्गो है, तो वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जिससे उनको फ़ायदा, बिचौलियों को फ़ायदा, और किसान लॉस में जा रहे हैं। तो किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसी अंतर्गत इसी समस्या को दूर करने के लिए लगता है भारत, वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ये भी है जिसके कारण भारत चाइना से रिलेशन सुधारना चाहते हैं, क्योंकि चाइना फर्टिलाइज़र का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहा है भारत के लिए, और अभी वो एक्सपोर्ट को कम कर रखा है। तो भारत में किसानों की स्थिति खराब है। मोदी जी ने जैसा कहा है कि किसानों को हानि नहीं पहुंचने देंगे, तो हम लोग खून का घूंट पी के चाइना के पास जा रहे हैं। क्योंकि चाइना कभी भी भारत के लिए कभी भी एक इधर भारत से दोस्ती करता है, एट द सेम इंस्टेंट पाकिस्तान को हेल्प करता है। अभी वहाँ के विदेश मंत्री यहाँ आए और यहाँ के जस्ट बाद पाकिस्तान गए हैं। तो चाइना से रिश्ते कितने दिन चलते हैं ये देखना है, और चाइना से रिश्ते का ही लिंक किसानों की स्थिति से भी है। तो ये दोस्तों आज का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया क्या क्या अभी भारत में इशू चल रहे हैं। एक लास्ट में, जैसा मैंने वादा किया था कि हर एक लेक्चर के लास्ट में एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे, तो जैसा कि आर्टिकल 1 में हमने पढ़ा था कि जो भारत जो है एक संघ है राज्यों का, और उसका तात्पर्य आर्टिकल 1 का ये था कि कोई भी राज्य आसानी से भारत को छोड़ नहीं सकता। मतलब ये कोई कहेगा कि मैं अलग देश बनाऊंगा, वो प्रावधान नहीं। आर्टिकल 2 जो है, अब इसी में आर्टिकल 2 में ये संसद को अधिकार है कि नए राज्य को शामिल कर सके, या तो बाहर से किसी को, जैसे सपोर्ट कीजिए ये इंडिया है, यहाँ से हम लोग कल को ये राज्य जीत लेते हैं, बांग्लादेश को जीत लेते हैं सपोर्ट, इसको राज्य बनाना हो तो आर्टिकल 2 को यूज करके, बांग्लादेश को अगर एक राज्य बनाना हो तो आर्टिकल 2 को यूज करें। पाकिस्तान का पार्ट जीत लेते हैं तो आर्टिकल 2 का यूज करेंगे उसको नए राज्य बनाने के लिए। और इसी आर्टिकल का यूज किया जाता है, जैसे बिहार और झारखंड को तोड़ा गया, बिहार अलग झारखंड अलग, तो यहाँ भी आर्टिकल 2 का यूज किया जाता है। मतलब ये एग्जिस्टिंग राज्य में से नए राज्य बनाना हो, या कहीं से नए राज्य जीत के लाकर उसको भारत का राज्य बनाना, तो आर्टिकल 2 का यूज करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।